नमस्कार सभी को। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण जारी रखेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दी गई आरक्षण, जो मराठाओं को आरक्षण दी जा रही है, जो 50% की क्राइटेरिया है, जो मंडल कमीशन के रिपोर्ट के तथा इंदिरा साहनी के केस से लिमिट फिक्स किया गया कि किसी भी परिस्थिति में 50% का जो दायरा है वो एक्सीड नहीं करेगा। मगर कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, जैसे महाराष्ट्र हो गया, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। इस पे सुनवाई करते हुए इसी को चैलेंज किया गया और इसको सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की। इसके सिलसिले में पिछले सप्ताह ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को नोटिस भेजकर ये जानने की कोशिश की थी कि आप इस लिमिट को बढ़ाने के कितने पक्षधर हैं और आपकी टिप्पणी, आपका राय क्या है, इस बात को आप रखें। शुक्रवार को जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, उसमें इन्होंने ये जिक्र की कि जिस रिजर्वेशन पॉलिसी की शुरुआत 1919 में एक्ट ऑफ 1919, इनफैक्ट पूना पैक्ट ऑफ 1932, भारत का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच पार्ट 3 में रिजर्वेशन पॉलिसी की को अंगीकृत किया गया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा, उसके 70 साल बीतने के बाद भी क्या भारत की जनसंख्या जो पिछड़े वर्ग की है आज भी आगे नहीं बढ़ पाई? क्या उनमें सुधार नहीं हुआ? क्या इस रिजर्वेशन पॉलिसी से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस मंडल कमीशन के द्वारा दी गई रिपोर्ट और रिकमेंडेशन के आधार पे इनको इनकी समीक्षा करके हम ये बात निर्धारित करें कि जो लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं उनको इस क्राइटेरिया से बाहर कर दिया जाए। वैसे ही जैसे कि सब्सिडी की बात करी गई कि सब्सिडी से जो उभर चुके हैं, जो ऊपर आ चुके हैं उसके लेवल से, वो अपने आप ही छोड़ दें। क्या यहाँ पे ये लागू नहीं हो सकता है? इसी की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर रहा है इस पिटीशन के माध्यम से। जो 50% की दायरा सरकारें बढ़ा रही हैं, इससे जो सामाजिक असमानता पैदा हो रहा है, उनके बारे में चिंता कौन करेगा? क्या ये ज्वलनशील मुद्दा नहीं है जिस पे बात की जा सके? क्या आज के समय में जो इतना ज्यादा मॉडर्नाइज समाज हो चुका है, जो 1950 से देखें और आज से देखें, तो ये बहुत ही ज्यादा असमानता ऑलरेडी उस सिचुएशन में क्रिएट हो चुकी है जो सिचुएशन पहले था और आज है। तो क्या इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन पॉलिसी पे टिप्पणी गलत है? क्या इसके बारे में नहीं सोची जानी चाहिए? इस बात को में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उपस्थित हो रहे मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखते हुए क्या कहा था, आइए जानते हैं। इन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के ऊपर ये जिम्मेदारी दे दी जानी चाहिए कि रिजर्वेशन का जो सीमा है, जो लिमिट है, वो कितनी हो, इस पे केंद्र सरकारें हस्तक्षेप न करें। पहली बात इन्होंने ये कही। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट था वो 1931 के जनगणना पे आधारित था। आज भारत की जनसंख्या बढ़ चुकी है, इसलिए जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी भी जनसंख्या बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है कि रिजर्वेशन पॉलिसी विल एक्सटेंड टू देम आल्सो। बट इसको काट करते हुए अशोक भूषण, जो संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई सीमा ही ना होती, कोई रिजर्वेशन ही ना होता, तो फिर आप समानता की अवधारणा को कैसे परिभाषित करते, किस आधार पे देखते? इस बात को भी तो आप मानिए, जैसे कि आप समझा रहे हैं और इनफैक्ट आपने ये सजेशन भी दिया है कि इस लिमिट को खत्म कर देना चाहिए। इसके जवाब में मुकुल रोहतगी कहते हैं कि जो 10% का रिजर्वेशन अभी फिलहाल EWS को दिया गया, वो भी तो 50% के दायरे को पार करता है। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी दी थी कि अगर ये होता ही ना, तो सामाजिक समानता की अवधारणा का आधार क्या होता? इस पे टिप्पणी करी गई। इस पे न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने गहरी चिंता जताते हुए कहा कि हमें इस समस्या से निपटना होगा, क्योंकि राज्य सरकारें, जो हमने वो टिप्पणी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्सेप्शनल केस में जाकर आप इस दायरे को बढ़ा सकते हैं, उसको जनरल केस में राज्य सरकारें यूज कर रही हैं। तो हमें इस प्रॉब्लम से निपटना ही होगा हर हाल में। इसके साथ साथ जो लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, जो उस आधार से ऊपर बढ़ चुके हैं, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति, उनको क्या जरूरत है रिजर्वेशन की भाई?
इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जरूरत नहीं है। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो था उसको एक्चुअल में रियल सेंस में अगर लागू कर दिया जाए तो फिर क्या घाटा है देश का। जो ये जात के आधार पे चीजें दी जा रही हैं, जिनमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, जिनका सामाजिक उद्धार हो चुका है, जो ऊपर बढ़ चुके हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है इस रिजर्वेशन पॉलिसी की। तो उसका एक बार सरकारें हो या कमीशन हो खुद इवैल्यूएशन करे और पता करे कि रियल में रिजर्वेशन की जरूरत कहाँ है, कहाँ दी जानी चाहिए। इस बात से चिंतित होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेनतीजा इस शुक्रवार की जो बहस चली उसको बेनतीजा छोड़कर आगे की कार्रवाई के बारे में अपेक्षित रहा। उसके बाद इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि अशोक भूषण कर रहे हैं, जस्टिस अशोक भूषण, और इसके साथ साथ ये संवैधानिक पीठ है जिसमें उनका साथ दे रहे हैं जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस रविंद्र भट्ट, ये उनके साथी हैं। अगर आप एजुकेशन पॉलिसी पे जानना चाहते हैं कि क्या संवैधानिक पीठ और क्या संविधान को इंटरप्रिटेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन क्या रहे जब ये रिजर्वेशन इंस्टीट्यूट्स में माफ करिएगा, जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करी गई थी, तो इसमें आप लैंडमार्क केसेस रेफर कर सकते हैं, जिसमें पहला केस आता है टीएम पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस, सेकंड इज इस्लामिक एकेडमी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस, एंड थर्ड विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, इट वॉज अ पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस. These are the landmark cases in the history of Indian judiciary. We should refer to know what the educational institute is doing regarding reservation policy. So it's a hard time to know and to evaluate the real sense of reservation in Indian society, where Indian culture has developed, Indian societal aspects has also developed. In this situation, how much it is fruitful and how much it is getting bad for us, this should be evaluated by even judiciary, even the governments of different state, as well as by the central government too. थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर समय आने पे।